हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं जहां होंगे बेस्ट, मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसका बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे चित्र के माध्यम से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, देखिए, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें तो जो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो है सिंधु घाटी की सभ्यता है। इसकी सर्वमान्य तिथि जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। बात क्लियर है? मतलब ये है कि अब इससे आपकी जैसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जैसे यूपी SSC ने कई दफा पूछ रखा है, यूपी में ये प्रश्न आ चुका है, यहाँ तक कि यूपी PSC का एग्जाम था उसमें भी आ चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है ना। तो ये आपका 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। बात क्लियर है? अब देखिए अगला पॉइंट लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। न क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभान मतलब मृदा से बने बर्तन ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व सिद्ध करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता आर्य सभ्यता थी या आर्य सभ्यता नहीं थी, ऐसे पूछा जाता आपसे, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो गैर आर्य सभ्यता थी। कैसी थी? गैर आर्य सभ्यता थी। बात क्लियर है? ये गैर आर्य सभ्यता थी। और इसका पता कैसे लगा? तो जो वहां से मिट्टी के बने बर्तन जो पाए गए थे, ये जो बर्तन पाए गए हैं मिट्टी से बने हुए, इनसे साक्ष्य मिलता है क्या कि ये जो सभ्यता है वो गैर आर्य सभ्यता है। बात क्लियर है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी है? एक गैर आर्य सभ्यता है और इसमें जो ये सभ्यता कैसी? तो नगरीय सभ्यता है। अगर आपसे पूछे कैसी सभ्यता ये, तो गैर आर्य नगरीय सभ्यता है। याद कर लीजिए आप कि सिंधु घाटी सभ्यता एक गैर आर्य नगरीय सभ्यता है। बात क्लियर है? चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व, जाहिर सी बात है गैर आर्य है तो आर्य से पहले ये होंगे। अगला क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना नदी की सहायक नदी हिंदन नदी के तट तक माना जाता है। तो तीसरा पॉइंट आप देख लीजिए। अगले पॉइंट तरफ चलते हैं। पूछा जाता है कि मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो देखिए, मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। मतलब इसी सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है कि जो मूर्ति देवी की पूजा है ये होने लगी थी। जो मूर्ति पूजा होने लगी थी सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। जैसे यहाँ पे देखिए मातृ देवी बनी हुई है। तो सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की जो उपासना थी वो सर्वाधिक प्रचलित थी और ये मृण मूर्तियों से, मिट्टी के बनी मूर्तियों से ऐसा अनुमान लगाया जाता है। बात क्लियर है? सैंधव समाज मातृ सत्तात्मक था। अब जाहिर सी बात है अगर मातृ देवी की पूजा हो रही है तो जाहिर सी बात है मातृ सत्तात्मक होगा। आपसे प्रश्न आता है कि सिंधु समाज जो है पुरुष सत्तात्मक था कि मातृ सत्तात्मक था? तो सिंधु सभ्यता है वो मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। बात क्लियर है? अब देखिए, साथ ही साथ पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। मतलब धरती, चूंकि यहीं से अन्न उपजता था और यहीं से सारी चीजें होती, तो इनकी जो पूजा होती थी ये उर्वरता की देवी मान करके इनको पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सभ्यता से मिले। जैसे आप मूर्ति देख पा रहे हैं, ये शिव जी की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? ये शिव जी की मूर्ति है। तो शिव जी की जो मूर्ति है, यहाँ से अगर आपसे पूछे शिव पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आप बताइए सैंधव सभ्यता से मिलते हैं। वृक्ष पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? सैंधव सभ्यता से मिलते हैं। बात क्लियर है? अगला पॉइंट लेते हैं। सिंधु सभ्यता को एक प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। पूछा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है? तो भैया सिंधु सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। यह आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है और इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे। बात क्लियर है? तो आपसे अगर पूछा जाए कैसी सभ्यता है, तो ये प्राक ऐतिहासिक कांस्य युगीन सभ्यता है। और ये किस काल की सभ्यता है? तो ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्या है। अब इसमें लिखा गया है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। ग्रिड पद्धति आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको एक दरवाजा रहेगा, कैसे एंट्री करें। जैसे अभी शहरों में लोग घर बनाते हैं तो एक गेट बनाते हैं, एंट्री करते हैं, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। ये ग्रिड सभ्यता जो है बाकायदे इसमें दर्शाई गई थी। मतलब घर सटे हुए थे लोगों के लिए, घर में जो है एक अलग से दीवार देखिए बनाई जा रही थी, यहाँ के लोग इतने दूर में रहेंगे, मतलब यहाँ पे कोई हमला चोरी इस टाइप से ना हो, तो ग्रिड पद्धति अपनाई। आपको
पता है चूंकि नगरीय सभ्यता थी, नगर में ये सारी चीजें होती हैं। गांव में तो क्या होता है, गांव में आप अलग अलग आदमी अपना घर बनाते हैं। एक गांव होता है तो ऐसा थोड़ा करते हैं, गांव के बाहर 4 दीवारें खड़ी कर देंगे, साहब इसमें हमला ना हो ना हो। लेकिन शहरों में क्या होता है, जैसे आप देख लीजिए जो नई जैसे अभी आप शहर में देखेंगे, मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग के पहले इधर 4 दीवारी बन जाएगी, तो यही क्या यही ग्रिड पद्धति थी, उस टाइम के लोग अपनाते थे। अब फिर यहाँ पे कई तला मकान, जैसे 20 तला 7 तला 10 तला मकान बन जाते हैं। लेकिन इसके बाहर क्या है, इसके बाहर आप 4 दीवारी पाएंगे, यहाँ गेट लगा रहता है। बात क्लियर है। तो ग्रिड पद्धति अपनाई कौन से लोगों ने, सिंधु सभ्यता के लोगों ने। सभ्यता कैसी थी, तो नगरीय थी। बात क्लियर है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। देख लीजिए आप, ये सिंधु सभ्यता ये लिपि है और ये कहां से लिखी जा रही है, ये आपके दाएं से, कहां से, आपके दाएं से बाएं लिखी जा रही है। बात क्लियर है, ये दाएं से बाएं लिखी जा रही है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अ है ना, इस प्रकार से अ ओ ऐसे करके आप ये देखेंगे लिखा गया है। बात क्लियर है। तो अब देखिए दाएं से बाएं लिखी जा रही है, मतलब जैसे आप इस टाइम उर्दू देखते हैं, उर्दू जैसे लिखा जाता है, जैसे यहाँ से उर्दू ऐसे लिखा जाता है। हिंदी हम लोग कैसे लिखते हैं, इधर से लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन उर्दू यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है। बात क्लियर है। तो सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व की प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। बात क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, तो आप बताइए क्यूनिफॉर्म लिपि है। और किसने दिया था, सुमेरिया सभ्यता के लोगों ने जो है ये इस लिपि के आविष्कार इन्होंने किया था। बात क्लियर है। अगला क्या है, सिंधु काल में सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी थी। पूछा जाता है जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो जो मोहरें बनाते थे वो किसकी बनाते थे, सेलखड़ी की बनी होती थी। और इनकी मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल का है। अभी आप देख पा रहे हैं ये आपका बैल, और यहाँ पे एक सींग निकली हुई है इस बैल की, क्या एक सींग निकली हुई है। तो एक श्रृंगी बैल, क्या एक श्रृंगी बैल अगर कहा जाए तो ये आपके सिंधु सभ्यता से मिलता है। बात क्लियर है। तो ये एक श्रृंगी बैल है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये बैल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं। अब देखिए आपसे पूछा जाए सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो भैया सिंधु सभ्यता की जो खोज है, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, तथा सर जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। पूछा जाता है कि सबसे पहले खोज किसने की, तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, इसकी विधिवत घोषणा कौन किया था, जॉन मार्शल ने कब किया था, 1924 में किया था। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इससे प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। उसको मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा को, गढ़वारीवाल को, राखीगढ़ी को, धौलावीरा को एवं कालीबंगन को, ये 6 बड़े नगर थे उस वक्त। आपसे पूछा जाए कि 6 में से कौन बड़े नगरों में से सम्मिलित है, तो इन 6 बड़े नगरों का नाम आप बता दीजिएगा। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। सैंधववासी मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाने, चौपाड़ और पासा आदि खेलने जैसे साधनों का प्रयोग करते थे। ये सूती व ऊनी वस्तुओं का प्रयोग करते थे। सर्वप्रथम यही किसका उत्पादन हुआ था, कपास का उत्पादन होता है। जाहिर सी बात है कपास का उत्पादन होगा, कपास से सूती बनेगा और ऊनी के यहाँ से निर्माण होते हैं। बात क्लियर है। अब आप देख पा रहे हैं अगर मछली पकड़ना पूछा जाए सबसे पहले कब लोग सीखे, तो सैंधव सब लोग थे वो अपना सीखे थे। शिकार करना ये लोग सीखे थे। पशु पक्षियों को जैसे नहीं होता, गांवों में भी आप देखें तो मुर्गे की लड़ाई होती है, बत्तख की लड़ाई होती है ना, बकरों की लड़ाई होती है। तो वो जो पशु पक्षी थे उनको लड़ाने का जो सैंधव काल से चली आ रही है, आज से नहीं आ रही, सैंधव काल से। जैसे हम लोग पासा खेलते हैं, है ना, शकुनी जैसे खेला था, तो वो ऐसा नहीं कि अभी इसी काल में था, वो सैंधव काल से चला आ रहा था। बात क्लियर है। अब देखिए पूछा जाता है सबसे पहली फसल सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी, तो भैया गेहूं और जौ थी। ठीक है, पहली कौन थी, ये पहली थी। ये क्या थी, ये पहली फसल थी। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। बात क्लियर है। धौलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट, जिसे यूनेस्को ने सन 2000 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया। बात समझ में आ गई। धौलावीरा जो है इसकी, जैसे अभी हमने ऊपर देखिए, हमने अभी ये नाम लिया 6 बड़े नगर, तो पहले तो इन सबको शामिल किया, मतलब ये मान्यता दी है। लेकिन सन 2000 में धौलावीरा को भी इन्होंने क्या किया, मान्यता दे दी। अभी राखीगढ़ी हरियाणा में कुछ खोज हुई है, हड़प्पा कालीन अभी हाल ही में खोज हुई है। बात क्लियर है। तो सारी चीजें आपको दिख रही हैं। सिंधु सभ्यता में शव को जलाने और गाड़े यानी दोनों प्रथा प्रचलित थी। मतलब हड़प्पा में शव को गाड़ने अर्थात दफनाने और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। ठीक है।
ये पता कहां से लगा? लोथल एवं कालीबंगन से। इससे जो है लोथल और कालीबंगन में युग्मक समाधियां मिली हैं। जैसे अभी हम लोग जब से सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। जैसे अभी तो हम ये वीडियो सिंधु सभ्यता के ऊपर बना रहे हैं, सिंधु सभ्यता के स्थल इसमें पढ़ लेंगे, लेकिन सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं उनका एक एक करके जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको समझाते हुए हम चलेंगे। बात क्लियर है? अब अगर पूछा जाए सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण क्या था, तो सिंधु सभ्यता के विनाश का जो प्रभावी कारण था वो थी बाढ़। बात क्लियर? मोहनजोदाड़ो जो है मूवी आई है तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे आप देखेंगे जो खोज हुई है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल एक नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी किनारे आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा इसको बोलते हैं मादा जम्मू कश्मीर, और दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी तट के नदी के तट के स्थित दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। ये है। जैसे आप उत्तरी में आएंगे तो मांडा ये कहाँ पे? चिनाब नदी, ये जाहिर सी बात है आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो उत्तर में ये हो गया। पूर्व में बात करें तो पूर्व में आपका आलमगीरपुर है, हिंडन नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे है, और ये कहाँ पे है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है। फिर आपसे पूछे भाई दक्षिण की बात करें, तो जब दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिणी जो स्थल है आप देख पा रहे हैं दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण में आपका दायमाबाद है। ठीक है, अब ये जो है दायमाबाद है और ये गोदावरी नदी किनारे स्थित है। बात क्लियर है? पश्चिमी की बात करें तो पश्चिम जो है आपका सुतका गेंडोर है। क्या है? पश्चिमी जो स्थल है ये आपका सुतका गेंडोर है। ठीक है, और सुतका गेंडोर किस नदी? दास नदी किनारे स्थित है। ठीक है, सुतका गेंडोर जो है वो दास नदी किनारे स्थित है। और ये भी कहाँ है? ये बलूचिस्तान में, मतलब POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। देखिए मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, चनूदड़ो हो गया, यहाँ पे आप जम्मू कश्मीर मांडा देख लीजिए। ठीक है, यहाँ बनवाली, राखीगढ़ी आपका राजस्थान। ठीक है, फिर सॉरी हरियाणा यहाँ पे है, आलमगीरपुर यहाँ पे आ गया उत्तर प्रदेश, कालीबंगन यहाँ पे आपका है जो है हनुमानगंज में। अभी आगे इसके सारे के विषय में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अभी पहले स्थल के विषय में जान लेते हैं। यहाँ धौलावीरा आपका है, यहाँ बालाकोट हो गया, यहाँ सुतकोटरा है, सुतका गेंडोर है ना। ये सारी चीजें आपको एक फिगर के माध्यम से हमने क्या की है? बता दिया है। जैसे ये कावेरी नदी है, ये कृष्णा नदी है, ये गोदावरी नदी है ना, और उसके बाद जो है ये नर्मदा नदी है, ये यमुना नदी है, ये गंगा नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है यहाँ से, ये बंगाल खाड़ी में गिर जाएगी। बात क्लियर है? ये अंडमान निकोबार, ये आपका द्वीप समूह है, ये आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे आप यहाँ श्रीलंका बना लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं। अब आगे जो अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं उसमें हम ये जो स्थल आप देख पा रहे हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, इसकी खोज कब हुई, किसने की, और क्या चीज कहाँ से हुआ था, अगले पढ़ लेते हैं। ठीक है, आइए हड़प्पा के बारे में जानते हैं। अभी ये करके बाद में हम लोग पढ़ेंगे, अभी पहले क्या करते हैं ऊपर पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में। किसने की? दयाराम साहनी ने की थी। और जो प्राप्त स्थलों कहां से? मोंटगोमरी है, पंजाब पाकिस्तान, जो पाकिस्तान और पंजाब हो वहां से ये प्राप्त हुआ है। बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो 1922 में खोज हुई थी। किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने की थी। लड़काना सिंध पाकिस्तान में किया था। अगर हम बात करें सुतका गेंडोर की, भाई मोहनजोदड़ो अर्थात मृतकों का टीला, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। एक एक का आपको अलग से पूरा क्लैरिफिकेशन करते हुए सारी चीजें बताऊंगा। अभी तो ये आपको बस ऑनलाइन टाइप याद कर लीजिए आप। सुतका गेंडोर 1927 में RL स्टाइन बलूचिस्तान में खोज की थी इन्होंने। चनूदड़ो 1931 में NG मजूमदार ने सिंध में खोज की थी। आप देख पा रहे हैं अधिकतर जो ऊपर के क्षेत्र हैं ये सारे के सारे जो है आपके पाकिस्तान में दिख रहे हैं, है ना। डाबर कोट कहाँ पे है? ये आपके अर्नेस्ट मैके ने खोज किया था, ये भी बलूचिस्तान में स्थित है। कोट दीजी 1935 में खोज हुई थी, धुरिये ने इसकी खोज की थी, और ये कहाँ पे है? सिंध में है। बात क्लियर है? रोपण, ये बड़ा पूछा जाता है। रोपण 1953 में इसकी खोज हुई थी, और इसकी खोजकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा थे। और इसकी ये कहाँ पे? ये पंजाब में। रोपण कहाँ पे? पंजाब में है। बात क्लियर है? अभी आगे जो हम जिसे हम लोग पढ़ रहे थे कल जो है पिछले वीडियो में जो हम लोग वहाँ सभ्यता पढ़ रहे थे, है ना, तो नवपाषाण काल की सभ्यता में जो है राखीगढ़ी का नाम आया हुआ था। बात क्लियर है? तो वीडियो जैसे उसमें टू टेक वन स्किप हम लोग डाल रहे हैं तो आप उसको देखते जाइएगा। उसके बाद राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी सूरजभान और रफीक मुगल ने जिंद हरियाणा में खोज की। राखीगढ़ी कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में स्थित है। बनवाली तो ये आपके 1973 में खोज हुई थी। रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोज की थी। कहाँ पे? हिसार हरियाणा में। ठीक है। धौलावीरा की बात करें भैया तो धौलावीरा 1990 में खोज हुई थी। किसने? RS बिष्ट करके आता रविंद्र सिंह बिष्ट, और इन्होंने कहाँ खोजा था?
कच्छ गुजरात में खोजा था। बात क्लियर है। देसलपुर भी आपका यहीं पे गुजरात में खोजा गया था, यहीं विश्व साहब ने खोज की थी। लोथल की बात करें तो लोथल भी RS राव ने खोजा था 1957 में। कहां पे? अहमदाबाद में। लोथल कहां पे है भैया? लोथल गुजरात हम लोग पढ़ते हैं ना, लोथल गुजरात। पता लगा लोथल दे दे अहमदाबाद दे, तब क्या करेंगे? तो अहमदाबाद मारना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। आगे के सुरकोटदा, ये आपका जगपति जोशी ने किया था 1972 में। कहां पे? ये आपका कच्छ के रण में है, ठीक है। ये कुछ पार्ट इसका पाकिस्तान में भी आता है। अगर हम रंगपुर की बात करें, किसकी? रंगपुर की बात करें तो रंगपुर की खोज जो 1933 में माधव स्वरूप वत्स ने की थी। कहां पे? अहमदाबाद में की थी। बात क्लियर है? अहमदाबाद, ठीक है। आलमगीरपुर की बात करें तो आलमगीरपुर की खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। कहां पे? मेरठ। आलमगीरपुर कहां? मेरठ। अभी इससे पहले आपने देखा जो पूर्वी पुरास्थल था, पूर्वी पुरास्थल ये कहां पे था? आलमगीरपुर। मेरठ में तो था, आलमगीरपुर मेरठ। तो ये आपका आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश किसने खोज की? यज्ञदत्त शर्मा ने। वहां पे शर्मा जी लोग ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे मेरा एक फ्रेंड अभी निशांत शर्मा, तो वहीं का है ना। आते हैं कालीबंगन, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया। कालीबंगा कहाँ स्थित है? 1953 में खोज हुई थी। किसने खोज की थी? अमलानंद घोष ने की थी। और कहां पर? हनुमानगढ़ राजस्थान। ये कम से कम यूपी टेट और बिहार के बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। उसका दैमाबाद की बात करें तो दैमाबाद आपको पता है इसका जो खोज हुई थी ये भी अहमदनगर महाराष्ट्र में हुई थी। अहमदाबाद नहीं, अहमदनगर है। और सतकोहा की खोज जो है डेल्स ने की थी। कहां पे? बलूचिस्तान में की थी। तो आज की क्लास मेरे भाई यहीं तक रहेगी। अगली जो वीडियो रहेगी वो आपकी मोहनजोदाड़ो के ऊपर रहेगी। तो मोहनजोदाड़ो में हल्की सी मूवी जो आप देखे हैं उसके विषय में चर्चा करते हुए हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, और क्लास पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।